और दूसरी बात 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और हमें पता नहीं होता कहाँ से क्या आ जाए। वेटेज बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए बस मैंने एग्जाम से एक नाइट पहले सिराज सर की मैराथन थी 200 क्वेश्चंस की, ओके 200 एमसीक्यूज कराए थे उन्होंने। हाँ, यूट्यूब के तो ऊपर उन्होंने क्लासेस ली थी उस टाइम पर। उसमें से मेरे 11 क्वेश्चन ठीक हो गए, बस उस दैट्स एक ऑल। मैराथन में से आपके 11 क्वेश्चन। सर एग्जाम दे तो सबसे ज़्यादा स्केरी था वैसे तो, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा होता है हमारे पास। उस टाइम हम खुद को मतलब शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कोई मेडिटेशन करते हैं। मैं तो वहाँ पे जैसे हनुमान चालीसा पढ़। मुझे इस टाइम से या फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से कब प्लान बनाया था आपने सारा? फिर एक्चुअली मैंने ये प्लान बनाया था यूजी के लास्ट ईयर में। हाँ, सर नेगेटिव मार्किंग थी आई थिंक 28 क्वेश्चन लॉन्ग हुए थे और टोटल स्कोर था 306.5 पे। हाँ जी सर, क्योंकि उस टाइम में जेआरएफ की प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो मैंने सोच लिया कि जेआरएफ में नहीं कर पाया, एसआरएफ में मैं जब आंसर की आई थी उस टाइम मेरा स्कोर इतना बढ़िया नहीं था। अच्छा, आई वाज जस्ट स्कोरिंग 262 मार्क्स। ओके और जब मेरा स्कोर कार्ड आया उस टाइम स्कोर था मेरा 306। ओके, तो मैंने रियलाइज करा कि 7 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग वो कर दिए जो मेरे एक्चुअली में करेक्ट थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उस टाइम मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो एक्साइटमेंट में बदल गई और रैंक आ लग गई। रहा है नेगेटिव 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं घर जाके रियलाइज हुआ कि हाँ ये मेरे को आते थे। मैंने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पर। और आज हमारे साथ हैं केशव सारण, जिन्होंने आईसीआर एसआरएफ 2025 में ऑल इंडिया रैंक 5th हासिल की है और कैटेगरी के अंदर सेकंड रैंक हासिल करके बहुत ही बड़ा एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल सेट किया है। तो सबसे पहले मैं केशव को इस ज़बरदस्त अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम उनकी जो पूरी जर्नी थी थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हैं, उन्होंने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया और उनके क्या पर्सनल टिप्स रहेंगे, वो सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम केशव से बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी सर। चलो, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो केशव, ठीक है, सर ऑल इंडिया रैंक आपने 5th हासिल किया और कैटेगरी के अंदर आपका सेकंड रैंक है। तो हाँ जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है अभी आपको? थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू उसके लिए भी कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर कर सकूं आपके सेशन के थ्रू। ओके। और फील तो सर बहुत अलग ही टाइप का एक्साइटमेंट सी फील हो रही है, क्योंकि जब आंसर की आई थी उस टाइम मेरा स्कोर इतना बढ़िया नहीं था। अच्छा। आई वाज जस्ट स्कोरिंग 262 मार्क्स। ओके और जब मेरा स्कोर कार्ड आया उस टाइम स्कोर था मेरा 306। ओके। तो मैंने रियलाइज करा कि 7 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग वो कर दिए जो मेरे एक्चुअली में करेक्ट थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उस टाइम मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो एक्साइटमेंट में बदल गई और रैंक आ गई सर 5। ओके, बहुत बहुत बधाई हो। वो होता है थोड़ा सा, जब लगता है ना आंसर की वगैरह, या उनमें थोड़ा सा मिस मैचिंग भी होती है कई बार, ठीक है। तो वो हाँ तो जी फाइनल सर। जब आपकी रैंक आती है या फिर आपको जब कॉलेज मिलता है, तब तक अपने को वेट करना होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हाँ पहले सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से है। पहले हम उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। कैसी आपकी प्रिपरेशन रही, क्या आपकी प्लानिंग रही, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यूजी कहाँ से था, पीजी कहाँ से था, वो बताइए सर। सर मेरा यूजी और पीजी दोनों चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से था, जो कि मेरा डोमिसाइल स्टेट है। ओके तो दोनों मैंने इसके थ्रू ही करे थे। ओके, गुड। तो जैसे हाँ जी आपने एमएससी के लिए प्लांट पैथोलॉजी चूज किया था, तो ये आपको स्टेट हाँ। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मिला था या आईसीआर का एंट्रेंस दिया था आपने उस टाइम पर भी? सर एमएससी के लिए मैंने स्टेट एंट्रेंस दिया था, क्योंकि ओके। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था जेआरएफ की तैयारी के लिए, क्योंकि हम अब्रॉड गए हुए थे उस टाइम। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी ओके, सर। तो आपने स्टेट एंट्रेंस के ही थ्रू आपने प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट लिया था एमएससी के लिए। तो जब हाँ जी आपने सर। एमएससी के लिए वो सब्जेक्ट ले लिया, एमएससी वहाँ से आपकी चल रही थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, तो उस पीरियड के दौरान आपने एसआरएफ का कब प्लान बनाया था कि मुझे आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम देना है, उसे क्रैक करना है, वो आपने प्लानिंग कब करी थी कि मुझे इस टाइम से या फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से कब प्लान बनाया था आपने एसआरएफ का?
सर एक्चुअली मैंने ये प्लान बनाया था यूजी के लास्ट ईयर में, अच्छा, यूजी क्योंकि के उस टाइम लास्ट ईयर में में आपने पीएचडी का प्लान बनाया था। हाँ जी सर, क्योंकि उस टाइम में जेआरएफ की प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो मैंने सोच लिया कि जेआरएफ में नहीं कर पाया, एसआरएफ में मैं अच्छी तरह करूंगा। ओके, गुड गुड। मीन्स आपने जब यूजी में ही थे तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे उसके अंदर जाना है, पीएचडी के अंदर, वो भी आईसीआर के थ्रू, क्योंकि आप जेआरएफ की तैयारी नहीं कर पाए थे उस टाइम पर। गुड, ये हाँ भी जी तो सर। होता है हमारा अचीवमेंट, वो भी होता है, एक हमारा सपना भी होता है कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक, जो भी होता है अलग अलग आपका रहता है सभी का। आपको आगे किस में जाना है, पोस्ट डॉक में भी जाना है या नो पीएचडी सर, कर? यही सोच रहा हूँ, एआरएस वगैरह अगर हो अच्छा, जाता है तो। एआरएस वगैरह के थ्रू आप जॉब में जाना है उसके बाद में। चलो, बहुत हाँ जी। बढ़िया। तो जैसे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, तो जैसे आप बोल रहे हो कि आपने फोर्थ ईयर के अंदर ही प्लानिंग एक तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया था। इट मीन्स आप जैसे आपने एमएससी में एडमिशन लिया तभी से आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी, या मतलब आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया होगा इसके लिए? हाँ जी सर। इसके लिए लॉन्ग टर्म, जैसे 2 साल पहले से आपने लग गए थे, तो 2 साल पहले से आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था इसके लिए ना? हम्म। ओके। तो आपकी, अब अगर अपन स्ट्रेटजी की बात करें, प्लानिंग की बात करें, तो आपका ओवरऑल प्लानिंग किस तरीके से था आपका प्रिपरेशन का? कि पूरी अगर अपन बात करें कोर्स वर्क का, आपने कैसे, जैसे एमएससी के अंदर होता है कि थोड़ा सा मतलब रिसर्च का भी रहता है उसके अंदर, जैसे आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो तो पूरा रिसर्च का लग जाता है उसके अंदर, आपको ट्रायल भी देखना है, ठीक है, आपको थीसिस भी लिखनी है, ये सारा कुछ काम करना होता है, ठीक है। और हाँ फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, हमें क्लासेस भी करनी होती है, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होती है, अपनी परसेंटेज भी मेंटेन करनी होती है। तो इन सब के बीच में आपने बैलेंस किस तरीके से बनाया और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई, थोड़ा डिटेल से बताइएगा। सर, जैसे एमएससी में स्टार्टिंग में आया था, तो एक साल तो मतलब पढ़ा नहीं गया, क्योंकि कोर्स वर्क वगैरह ज्यादा थे। जी। मेरे सीनियर्स वगैरह मेरे को कहते थे कि अगर अभी प्रिपेयर कर लोगे तो आगे इतना बर्डन नहीं आएगा। ओके। उस टाइम हम नए नए आते डिग्री में, तो इतना ध्यान नहीं देते कि कोई ना, नेक्स्ट ईयर में कर लेंगे। यस। तो जैसे कि सर मैंने बताया कि यूजी के फाइनल ईयर में मैं सोच चुका था कि एसआरएफ का एग्जाम देना है मैंने। ओके। तो उसके लिए जैसे एग्री एक्सपर्ट का जो कोर्स है, उसके लिए मैंने इंक्वायरी वगैरह करी। ओके। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको नेक्स्ट ईयर परचेज करूंगा, ओके। जो मेरे को लास्ट ईयर में पूरा हेल्प करेगा उसके लिए। ओके। तो जैसे जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सब सही था। सेकंड ईयर आते ही रिसर्च का बर्डन भी आ गया, और इसकी तैयारी मेरे को स्टार्ट करनी थी, तो मैंने एक कोर्स परचेज कर लिया। ओके। पुश मिलता गया, इतना भी नहीं कि हाँ एकदम से बिल्कुल फ्लो बन गया। 6 महीने तक तो बस ऐसे ही नॉर्मली चला, अच्छा। मतलब कभी क्लास लगा ली, कभी नहीं लगा पाए। फिर एकदम से रिसर्च का ज्यादा हो गया, उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह आ गए थे। तो जो अच्छी तरह तैयारी है वो तो लास्ट के मतलब 3 मंथ में बिल्कुल कंसिस्टेंटली तैयारी हुई है। मीन्स आपका जो हाँ जी। डेडिकेटेड प्रिपरेशन वाला जो टाइम था वो लास्ट के 3 मंथ्स थे। हाँ जी और सर। वैसे अगर ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करें तो आपने मतलब माइंडसेट तो आपका फर्स्ट ईयर से ही था, और जैसा कि हाँ जी सर। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से आप मतलब सेकेंड ईयर से जुड़ गए थे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हम्म। पता चल गया कि क्लासेज, क्योंकि हमारी क्लासेज हैं वो आपकी 2022 से चल रही थी, तो हमेशा हमारा आईआरआई के अंदर कोई ना कोई कैंडिडेट हमारे हमेशा सेलेक्ट होता है पीएचडी के अंदर, और पीएचडी करता है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। दीप हाँ नारायण जी मिश्रा सर। सर पढ़ा रहे थे उस टाइम पर। क्लासेज आपकी 23 में भी चल रही थी, 4 में भी थी, अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो मतलब हम्म। आपने सेकेंड ईयर में बैच स्टार्ट किया था, बैच बैच लेकर आपने पढ़ाई करी थी। तो जब आप हाँ जी प्रिपरेशन सर। कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे आपका कोर्स है, तो आईसीआर एसआरएफ के अंदर देखें तो बहुत वास्ट सिलेबस, आपको कंप्लीट पैथोलॉजी भी पढ़नी है, साइड बाय हम्म। साइड आपको एंटोमोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है, निमेटोलॉजी भी कवर करनी है। तो इस सिलेबस का टोटल ब्रेकडाउन आपने कैसे किया, मतलब कौन सी चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया और किस चीज़ को आपने थोड़ा सा साइड कर दिया? स्टार्टिंग से मतलब किस पे आपने ज़्यादा फोकस किया? सर, जैसे जो एसआरएफ प्लांट पैथोलॉजी है या फिर कोई भी एसआरएफ है, सबसे ज्यादा मतलब सिलेबस सभी में ज्यादा होता है। लेकिन प्लांट पैथोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, हम उसको ज्यादा टाइम के लिए रिटेन नहीं रख सकते। यस। तो इसमें तैयारी भी करनी है हमें, और तैयारी से ज्यादा हमें रिवीजन पे फोकस करना है। ओके। तो स्टार्टिंग में ना हेड मिल रहा था ना टेल मिल रहा, कहाँ से स्टार्ट करें। तो जब से मैंने कोर्स परचेज करा है, उसके बाद मतलब एक पुश मिला कि हाँ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर चीज स्टार्ट करी।
उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ से मतलब रिलेट होता गया वो, तो ऐसे आगे बढ़ने लगी। पैथोलॉजी मैंने इस वे में कंप्लीट करी और जैसे मेरी क्लासमेट है स्नेहा थी यहाँ पे, यस। उसका ऑल इंडिया रैंक 9 आया है, एंटोमोलॉजी वो की स्टूडेंट है, एंटोमोलॉजी में वो भी थी। अपने ही बैच की स्टूडेंट है स्नेहा भी। हाँ जी सर। हाँ हाँ। तो उसको मैंने ये वाला जॉइन करवाया एंटोमोलॉजी में ओके। कि हाँ, ये कोर्स आप एंटो में करो, मैं पैथो में करता हूँ। गुड। और हाँ, और हमारा ये था कि दिन में 1 घंटा दोनों एक दूसरे को एंटो भी पढ़ाएँगे और पैथो भी पढ़ाएँगे। ओके। तो इस तरह दोनों पार्ट हमारे ये होते गए। तो इससे आपका डिस्कशन भी होता गया, ठीक है, और जो आपके वीक एरिया थे वो भी आपके फुलफिल हो गए। वहां से एंटोमोलॉजी आपका थोड़ा सा अगर लैग कर रहा था तो स्नेहा ने आपको बता दिया उसमें। हाँ जी सर। यस। वैसे एंटोमोलॉजी की भी अपनी क्लासेस हुई थी, उसके अंदर कोर्स के अंदर थी, और निमेटोलॉजी की हुँ, भी कुछ क्लासेस थी आपकी कोर्सेज के अंदर। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पैथोलॉजी का आपको ना तो हेड मिल रहा था ना टेल मिल रहा था, तो जैसे आने हाँ वाले जी। एस्पिरेंट्स है जो 2026 के अंदर एसआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको तैयारी करनी होगी, और जैसे आपने सबसे पहले कौन सी यूनिट से स्टार्ट करा? जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, वायरोलॉजी पढ़े, बैक्टीरियोलॉजी पढ़े, मॉलिक्यूलर पढ़े, लेबोरेटरी पढ़े, वो क्या क्या पढ़े, मतलब किससे उनको स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले? सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हिस्ट्री को ये सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे क्योंकि ये वोलेटाइल है, लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा रिटेन रहेगा ये। ओके। लेकिन सर मैंने सबसे पहले हिस्ट्री पे ध्यान दिया क्योंकि एक बार हमने अगर रीडिंग ले रखी है हिस्ट्री की, तो बाद में हमें रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी यस। और उससे हमें एक ओवरव्यू भी मिलेगा पैथोलॉजी का। ओके। तो मेन वहाँ से स्टार्ट किया मैंने एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर माइकोलॉजी। ओके। माइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा सबसे वीक था उस टाइम, ओके। तो सबसे ज़्यादा वास्ट भी माइकोलॉजी है और ना मेरे को इसका कुछ वो मिल रहा था कि कहाँ से क्या करूँ। तो एक बुक है अ विज़न इंटो प्लांट पैथोलॉजी विजन इनटू प्लांट बाय पैथोलॉजी। ओके। बाय एन एस शंकर रेड्डी और ये डीएन मिश्रा सर ने रिकमेंड करी थी क्लास के टाइम। ओके। तो मैंने वो परचेज़ करी, उसके अंदर बेसिक से स्टार्ट होता है मतलब हमें हेड मिल जाता है। ओके। अब हेड मिल गया तो आगे प्रोग्रेस होता जाता है वो। यस। मीन्स उसके जो आपकी ये बुक है, तो पूरा बुक पढ़ना उसके लिए पर्टिकुलर यूनिट के लिए जरूरी है, कि या उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ना चाहिए? सर मतलब जैसे 2 टाइप की स्टडी होती है, एक होती है हार्ड वर्क, यस। एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। अगर हमने एचसी दुबे पढ़ी मतलब वो हमने हार्ड वर्क किया है यस। और अगर हमने ये बुक पढ़ी मतलब स्मार्ट वर्क है कि कम टाइम में हमने ज़्यादा चीज़ प्रिपेयर कर ली जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होती है। यस। हाँ जी सर। तो जैसे आपने माइकोलॉजी माइकोलॉजी के बाद में कौन सी यूनिट पे ज्यादा इम्फेसिस किया? माइकोलॉजी के बाद में सबसे ज़्यादा मेरा वीक था वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। मीन्स हुँ। आपने उन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ा जो आपके वीक थे, और हाँ ज्यादातर जी लोग सर। करते क्या है वैसे, जो उनका स्ट्रांग होता है उसको सबसे पहले उठाते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पढ़ते हैं। लेकिन आपने क्या करा उसके अंदर, हुँ। वीकर जो आपके यूनिट्स थी उनको सबसे पहले किया आपने कवर। वायरोलॉजी को हाँ, कहाँ से आपने कवर अप किया? वायरोलॉजी सर मैंने टोटली आपका जो कोर्स है उससे वो करी है मैंने मिश्रा टोटली। सर ने जो पढ़ाया था वो सफिशिएंट था, उनका कंपाइलेशन वो बहुत वायरोलॉजी। ज़्यादा सफिशिएंट था। अच्छा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट्स आती हैं उनमें? उनमें सर जैसे मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी है, हम्म। वो भी मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, मेरे को भी था, तो वो भी मैंने उसी कोर्स से करी है। उस ओके। कोर्स में मतलब पेजेस कम थे लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थी। बहुत इम्पोर्टेंट थी। यस। ये स्टार्टिंग में मेरे को ये लग रहा था कि 10 पेज में ये चैप्टर कैसे कंप्लीट हो गया, यस। जो बुक में 100 पेज का दे रखा है। यस। यस। ये बहुत सारे लेकिन वो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी पूछते हैं बहुत बार, जब वो या एसआरबी के लिए प्रिपेयर करते हैं या एसआरएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, सर नोट्स बहुत छोटे हैं। तो मेरा भी यही बोलना हाँ होता है जी। कि ये बहुत अच्छा कंपाइलेशन है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, और इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये हुँ। आप भी बोल रहे हैं, आपको भी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लगा कि कंपाइलेशन अच्छा है और शॉर्ट के अंदर है, जितनी भी चीजें दे रखी है। हाँ जी सर। हाँ। और उसके बाद में जैसे आपका ये तो पैथोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, तो और दूसरा जो उसमें डिजीजेज वाला पोर्शन है, तो जैसे बहुत सारे डिजीज है, ठीक है, फील्ड क्रॉप्स भी आ गई, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी आ गए, सब की, तो क्या उन सबको कवर अप करना कितना जरूरी होता है, कितना पोर्शन आता है इनका लगभग, अगर आपको लगा हो तो? सर इनमें मेनली तो वैसे माइकोलॉजी में कवर हो जाता है, लेकिन जो डिजीज़ वाला पोर्शन है, अगर उसमें हम साइंटिफिक नेम वगैरह हम्म।
और अगर हमें डिजीज का जैसे फैमिली या फिर जीनस पता है कि हाँ जैसे फ्यूजेरियम है, ये यस, डेब्रिस बोन है, मतलब क्लैमाइडोस्पोर वगैरह होते हैं इसमें, रेस्टिंग स्पोर। अगर हमें ये सब पता है तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में लगभग सब कुछ वो कर लेंगे कि इसका कंट्रोल वगैरह क्या है। तो मेन चीज जो डिजीज वाले पोर्शन है उसमें तो हमें स्पेशली ये याद करना होता है कि इसका साइंटिफिक नेम वगैरह क्या है, फैमिली एंड ऑर्डर, सबसे मेन यही है। ओके। सेम एज इंसेक्ट्स, उसमें भी यही है। ये हो गया अलग अलग, आप पैथोलॉजी की बात हो गई। आप जैसे पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी को आपने कैसे कवर अप किया? सिलेबस जैसे आपके बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो कौन कौन सी बुक्स को आपने रिफर किया उसके लिए? और जैसे अपना स्टडी मटेरियल था क्लासेस का, कोचिंग का, तो उसको, और जैसे आपने बताया कि स्नेहा ने भी आपकी बहुत हेल्प करी है क्योंकि उनका हाँ। मेजर मेजर सब्जेक्ट था उनका एंटोमोलॉजी। तो ये किस तरीके हम्म। से कंपाइलेशन था? सर एंटोमोलॉजी जैसे ये मेरे साइड सब्जेक्ट्स हो गए। यस। मेन सब्जेक्ट तो हमने अलग कर लिए। साइड सब्जेक्ट में ऐसे है कि हमें एक मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल बुक ले लो और उसी को मास्टर करो। ज्यादा लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे वैसे भी कंफ्यूज हो उसमें। जाएंगे, यस। हाँ। तो तो जैसे स्नेहा ने जैसे जेआरएफ दिया था एंटोमोलॉजी से, ओके। तो उनके ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं, एंटो, सेरिकल्चर और निमेटो। यस। हाँ, तो उन्होंने जैसे मेरे को जो रिकमेंड करी थी मैंने वही पढ़ा है। जैसे एंटो में थी एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर, ओके। निमेटोलॉजी में निमेटोलॉजी ट्रीटाइज, और सेरिकल्चर वैसे तो एक बुक आती है गंगा एंड सुलोचना की, आई थिंक, इंट्रोडक्शन टू सेरिकल्चर। ओके। वो एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने एक बुक थी मेरे पास, ग्लिम्पसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, उसमें से मैंने कंप्लीट करा सेरिकल्चर वाला पार्ट। जो सेरिकल्चर आपने वहां से कवर कर हाँ, लिया और था। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जैसे 100% तो हम किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते हैं। 90% हम मैक्सिमम कर पाते हैं। यस। So instead of giving 90%, if you give 70% to all these four subjects, ओके। that is also enough. यस, मीन्स आपने टोटल 70% दिया इन सब्जेक्ट के अंदर। हाँ जी सर, मैंने मीन्स पूरा नहीं करना चाहा, मतलब अगर सभी को देंगे और रिवीजन करेंगे तो आसान हो जाता है सर हमारे लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मीन्स अगर अपन 90% तो प्रिपेयर कर पाते हैं, उनमें से अगर अपन 70 कवर अप करते हैं तो मतलब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ जी सर। तो इसके बाद में जैसे कि एंटोमोलॉजी की बात हो गई, निमेटोलॉजी हो गई, सेरिकल्चर हो गई, एमसीक्यू के लिए आपने कौन सी बुक्स को रिफर किया? ऑब्जेक्टिव जैसे अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी होता है, अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए आपने कौन सी बुक्स को रिफर किया? सर उसके लिए तो जैसे मैंने वो पहले वो बताया था, विजन इनटू प्लांट पैथोलॉजी, यस। इसमें 2 वॉल्यूम्स आती हैं। जो सेकंड वॉल्यूम है वो कंप्लीटली एमसीक्यू है। और दूसरी बुक है कॉम्पिटिटिव प्लांट पैथोलॉजी, आई थिंक बाय बानिक एंड मंडल। ओके। तो ये बुक्स तो होगी कि जो हमने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया उसके साथ साथ कर लिया। और तीसरा जो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है एक्चुअली मेरे लिए टेलीग्राम। ओके। टेलीग्राम पे रोज के 10 to 15 क्वेश्चन अगर हमने लगा लिए तो हमारा मतलब हम सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं। यस। मान लो कि हम कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन हमने वो कर लिया तो हमारा वो रिकॉल होता रहता है, फ्लो यस। बनता रहता है हमारा। यस। 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 मीन्स टेलीग्राम की क्विजेज जो होती हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी सर। मीन्स ये जो भी नेक्स्ट एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि डिफरेंट डिफरेंट आजकल ऑलमोस्ट सभी के बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है, जहाँ से भी अगर अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है या जहाँ से भी क्विजेज वगैरह मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनको लगाना चाहिए, जरूरी होता है। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पे भी सर रोज के 15 क्विजेज आती हैं। हाँ, वो उनका बहुत है ना। जैसे लास्ट के 2 मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर तो हमने कंटिन्यूअसली वहाँ पर क्विजेज डाली थी। और अभी भी आ रहे हैं सर वो। हाँ, वो अभी भी कंटिन्यूअसली है। जो भी हाँ जी आपकी सर। एसआरबी नेट होगा अभी, उसके अंदर वो बहुत हेल्पफुल होगी। हाँ जी यस। सर। तो जैसे आपका पीक प्रिपरेशन का जो टाइम था, जैसे आप बोल रहे हैं कि लास्ट के 3 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे, वो दिन कैसे थे? मतलब वो एक दिन का आप शेड्यूल बताइए कि मैं एक दिन के अंदर इतने हावर पढ़ाई करता था, इतने दिन में ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता था, किस तरीके की स्ट्रेटजी होती थी? उस एक पीक डे की बात बताइए आप। सर वो एक्चुअली शेड्यूल मेरे आपका कैसा होता था? जैसे सर मेरे अंदर सबसे जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैं ज्यादा देर तक सिटिंग नहीं दे सकता। ओके। थोड़ा कहते हैं ना, चंचल मन होता है, इधर उधर डोलता है वो।
उस टाइप का है। अच्छा। तो मैं ऐसे करता था, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करा मैंने, मान लो हाफ आवर में हो गया वो, फिर मैं 5 मिनट्स के लिए थोड़ा बाहर टहलने चला गया, फिर आके मैंने सेकंड टॉपिक करा। तो इस तरह मतलब हम तैयारी भी करते रहते हैं, साथ-साथ ब्रेक भी मिल जाता है, और ये भी नहीं कि हाँ, कुछ स्किप हो जाए। हाँ, और इससे और रिटेंशन भी ज़्यादा होता है ना? हाँ जी सर। यस। ये वैसे सभी लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद में थोड़ा-सा 10-5 मिनट आप टहल लीजिए, उससे रिटेंशन पावर आपकी बढ़ती है। यस। हाँ जी सर। और उसके बाद में जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? एक दिन में आपका कितना हावर होता था? लगभग सर कभी किसी दिन तो 3 भी हुए हैं। एवरेज 6 टू 8 रहता है। एवरेज 6 टू 8 रहता था आपका। हाँ जी सर। ओके। तो जो आप मतलब तैयारी कर रहे थे तो सब्जेक्ट वो कैसे मैनेज करते करते थे आप? जैसे कि आज एक दिन आपको पूरा पैथोलॉजी पढ़ना था, या मतलब कुछ टाइम के लिए पैथोलॉजी, कुछ टाइम के लिए एंटो, या कुछ टाइम के लिए निमेटो, किस तरीके से मैनेज करते थे इनको आप? सर जैसे स्टार्टिंग जब मैंने करी थी तो ऐसा था कि आज तो मैं पूरी पैथोलॉजी पढ़ूँगा। अगले दिन मैंने एंटो ले लिया, या फिर 1 वीक पैथोलॉजी कर ली, 1 वीक एंटो एंड नीमेटो कर ली। ओके। तो मेन जो 1 डेढ़ महीना था उसमें तो मैंने पैथोलॉजी वैसे कवर करी, मेन जो है। फिर मेरे को ये लगा ना मैं एंटो और नीमेटो नहीं कर पा रहा। फिर जो स्नेहा के साथ डिस्कशन वगैरह चलता था, वो हमने थोड़ा टाइम इंक्रीज़ करा, उसके थ्रू भी हमारा मतलब कवर हुआ जल्दी-जल्दी। ओके, गुड। और लास्ट जब 1 मंथ रह गया, उस टाइम तो ऐसा था कि एक बुक जैसे एंटो है, नीमेटो है, 1 वीक में 1 बुक कंप्लीट, नीमेटो कंप्लीट। अब इसको छोड़ देते हैं, अब एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले देखेंगे बस, ओके। ऐसे था। वो जो हमारी जो अपनी क्लासेस भी हुई थी, मिश्रा सर ने जो क्लासेस ली थी, तो उनको आपने रिवाइज कब किया था लास्ट टाइम? मतलब लास्ट के 3 मंथ में आपने रिवीजन किया था या नहीं, या फिर जैसे 1 साल से आपने क्लास ज्वाइन कर ली थी तो लगभग 5-6 महीने के अंदर हमारे क्लासेस या फिर कोर्स वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है कोर्स। ठीक है, तो रिवीजन कब हाँ किया जी। आपने? वीडियो लेक्चर बच्चों को दोबारा देखने चाहिए या नहीं देखना चाहिए उनको? सर अगर आपने वीडियो लेक्चर एक बार देख लिया और उसके आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, तो आपको वो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। वो यस। बहुत अच्छी तरह आपके प्रिपेयर हो जाते हैं पूरे। हाँ, और ये जब हो पाती है जब आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये बात वही बंदा बोल सकता है। एक बार अगर अपन वीडियो देख लेते हैं और कोई चीज़ समझ में आता है तो हुँ। मतलब आपका रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है। तभी ये चीज़ें अपन कर रिटेंशन पाते पावर हैं। नहीं है सर इतना, लेकिन अगर हमने वीडियो देखी, जैसे सर ने कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, यस। हमने लिख लिया, हुँ, तो हुँ। किसी की लिखी हुई चीज़ की किसी की रिटेंशन पावर नहीं है, उसको भी हेल्पफुल होती है वो। यस, 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 ये भी होता है। हुँ। हाँ जी। तो जो आपके मतलब पैथोलॉजी था, तो पैथोलॉजी में आपको कौन-सी यूनिट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी? जो आपका मतलब बैकबोन था एक तरीके से कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है पैथोलॉजी के अंदर, या फिर एंटोमोलॉजी के अंदर, निमेटो के अंदर, सेरी के अंदर, किसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा था और सबसे वीक क्या लगा आपको? सर लास्ट लास्ट पैथो में टाइम पे जब मेरा आपकी सबसे प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी ना उस टाइम पर। हाँ जी सर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मेरा वही था जो पहले मेरा सबसे वीक था। अच्छा। जैसे स्टार्टिंग में 1 ईयर कोर्स वर्क चलता है एमएससी का, उस टाइम माइकोलॉजी मेरा मतलब ठीक-ठाक था। वायरोलॉजी मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट था। ओके। और मॉलिक्यूलर तो मतलब ऐसा है कि एग्रीओस पढ़ाते थे, उसमें से मॉलिक्यूलर तो कुछ था ही नहीं, करवाते ही नहीं थे वो। तो ये 2 चीज़ तो ऐसी थी कि बिल्कुल आती ही नहीं थी, ज़ीरो थी। तो जब मैंने ये कोर्स लिया, उस टाइम सबसे पहली यूनिट थी मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी। उस यूनिट से स्टार्ट किया और उसके बाद वायरोलॉजी करा। तो ये 2 पार्ट मेरे बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मेरे यही थे एग्ज़ाम के टाइम। और एंटोमोलॉजी वाले में? एंटो में सर जो सबसे यूनिट मेन होती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एंटो में फर्स्ट यूनिट है मॉर्फोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यस। और दूसरा जैसे एमएससी के टाइम माइनर में हम कोर्सेज़ लेते हैं, एक मेरे पास था इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को उसके थ्रू भी हेल्पफुल हुआ है वो। ओके। तो जो हमारा पैथोलॉजी जैसे मेन सब्जेक्ट है, उसमें हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा वीकेस्ट पार्ट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ, और जो साइड सब्जेक्ट है उसमें हम मेनली उस पार्ट को फोकस करें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
अगर हमें नहीं आ रहा तो उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको थोड़ा ऊपर-ऊपर से देख सकते हैं, जो मेन है उस पे फ़ोकस करेंगे हम। ओके, ओके, गुड। सारी पूरी पड़ी थी मतलब ऐसे ही। सेरीकल्चर हाँ आपने जी, पूरा कंप्लीट किया होगा। वो तो छोटा भी है शायद, थोड़ा-सा हाँ वैसे जी। उसमें सिलेबस तो बहुत हाँ, ज़्यादा लंबा बहुत दे रखा है, लेकिन छोटे रूप में हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो आपके हाँ जी, अगर अपन पीवाईक्यू को अगर अच्छे से देख लेते हैं, तो अपने को पता चल जाता है उसमें। जैसे अगर हाँ, जो न्यूली एनालिसिस आपके हो जाता है। हाँ, जो न्यूली एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं, उनको पता चलता तो अगर आप मोटा-मोटा बताओ कि पैथोलॉजी के अंदर कौन-कौन सी बुक रेफर करें, एंटोमोलॉजी के कौन-सी और निमेटो या उसके लिए सेरीकल्चर के लिए कौन-सी बुक मस्ट उनको पढ़नी पढ़नी चाहिए अगर वो एसआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 2026 में। सर जैसे अगर 6 मंथ का जैसे टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए, हम्म, अगर वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं तो उनको ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे पैथोलॉजी में एच सी दुबे हैं, जैसे माइकोलॉजी की मैंने बताई। यस। बैक्टीरियोलॉजी में के मंडल हैं। कई लोग एक और बुक कहते हैं, आई थिंक जीवन प्रकाश वर्मा, आई थिंक वो, या ऐसा कुछ नाम है उसका। वो थोड़ी मतलब लेंथी हो जाती है, तो उसके कंपैरिजन में अगर मंडल भी प्रेफर करें वो भी सही है। और वायरोलॉजी में फोर्टे इज एनफ। ओके, और बाकी जो हमारे पार्ट्स रह जाते हैं उसके लिए अ विजन इनटू प्लांट पैथोलॉजी बेस्ट बुक है, ओके, जो हमें बेसिक से एडवांस तक वो सारा करवाएगी। ओके। और जैसे मैंने बताया एंटो निमेटो में एक बुक एनफ होती है। एंटो में एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर होगी। रिफ्रेशर। एंड निमेटोलॉजी में निमेटोलॉजी ट्रीटाइज बहुत पतली बुक होती है ट्रीटाइज। हाँ। उसको इजीली हम कवर कर सकते हैं यस। स्टार्टिंग फ्रॉम। हमें ये भी नहीं लगता कि हाँ ये कैसे कंप्लीट होएगी, बुक टाइम का काम है। और लास्ट बचा हमारा सेरिकल्चर, उसमें इंट्रोडक्शन टू सेरिकल्चर बुक है कि गंगा एंड सुलोचना की, ओके। वो बैच बताते हैं उसके। और ऑब्जेक्टिव के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए सर ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी बाय बानिक एंड मंडल। और जो विजन इनटू प्लांट पैथोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड वॉल्यूम, वो टोटली एमसीक्यू है। और जब एग्जाम को 10 to 15 डेज रह जाए, उस टाइम लास्ट में मान एंड कश्यप की जो बुक है, उस टाइम वो बुक प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि वो फैक्चुअल बुक है, उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट वगैरह पता होने चाहिए। और उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत सारे हाँ जी बच्चे सर। बोलते भी हैं इसके बारे में, सर ने भी बहुत बार बताया है इस बुक के बारे में। हाँ जी सर। यस। तो जैसे कि ये आपकी बुक्स लिस्ट हो गई, तो इनके साथ साथ में अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का कोर्स भी लिया था, तो वो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल रहा? जो सर की क्लासेस थी वो किस प्रकार से, या जो भी आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज दूसरे, आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है, जैसे आपने टेलीग्राम क्विज़, ये किस प्रकार से आपको हेल्पफुल रहा? अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे, ठीक है, इन फ्यूचर ज्वाइन करता है क्लासेस वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है, या ऑनलाइन जैसे यूट्यूब वगैरह, तो उनको उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्लासेस वगैरह किस तरीके से करनी चाहिए उनको? सर सबसे पहले तो जैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से उस टॉपिक को मास्टर करो कि जो हमारा सबसे वीक है। ओके। जैसे मैंने स्टार्टिंग करा मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी से, उसमें सर ने मतलब एक्सप्लेन करने के लिए उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल में अगर एक बार हमें समझ आ गया ना, तो उसमें मेन दो से तीन चीजें होती है। जैसे NPR1 पाथवे क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड को, और ये एंटागोनिस्टिक वगैरह कैसे होते हैं, जस्मोनिक एसिड पाथवे। इस तरह हमें सारा वो पता चल जाता है उसमें। और ऐसे तो मोलिकुलर वाला हो गया था मास्टर, एंड आफ्टर दैट आई मास्टर्ड वायरोलॉजी। ओके। ये दो कोर्सेज मैंने टोटली इसके अंदर से करे हैं यूनिट्स। उसके अलावा मैंने कोई जैसे कोल्टे की भी आई थिंक नीड नहीं पड़ी इसके बाद मेरे को, ओके। जस्ट वो एनफ था। और चैप्टर्स तो मैंने सारे करे, और एपिडेमियोलॉजी वाला भी बहुत हेल्पफुल था मेरे को इससे। ओके। यूट्यूब का भी आपने हाँ, हेल्प लिया कुछ किसी टॉपिक्स वगैरह के अंदर? यूट्यूब का सर स्टार्टिंग में जब तैयारी स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम मैंने देखे थे वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसआर। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। ओके। हाँ और जी। टेलीग्राम पे तो जैसा कि आप मॉक टेस्ट लगाने आते थे यहाँ पर, या जो क्विजेज होती हैं वो लगाने आते थे, तो हाँ ये स्टार्टिंग से लगानी चाहिए या फिर लास्ट के 2-3 महीने के अंदर? सर स्टार्टिंग जैसे 1 ईयर पहले आई थिंक के लगा लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम से भले ही गलत होए,
लेकिन हमें पता चलता है कि हाँ, क्या-क्या इसमें चीज़ होती है। ओके। 1 ईयर पहले स्टार्ट कर देना चाहिए सर ये। ओके। और जो ये आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पीवाईक्यू। तो आपको हाँ कितने जी। साल के आपने पीवाईक्यू यूज किए थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, और मतलब उनका यूज कैसे किया आपने पीवाईक्यू का? क्योंकि पीवाईक्यू से अपने को पता चलता है कि किस लेवल का हमारा एग्जाम आ रहा है, कहाँ से आपका सबसे ज्यादा पोर्शन आपका पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। उनका यूज आपने किस प्रकार से किया, और कब से कितने साल के पीवाईक्यू है वो स्टूडेंट्स को लगाने ही लगाने चाहिए, इतना मस्ट होता है? सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 3 मंथ पहले से मैंने प्रिपरेशन मतलब कंसिस्टेंटली स्टार्ट करी। हम्म, उस टाइम मेरे को ये लग रहा था कि थोड़ी-सी मैंने ब्रेक के बाद करी थी। जैसे मेरा 1-2 मंथ का ब्रेक लग गया था क्योंकि एक तो रिसर्च वर्क वगैरह ऐसा ये कई यस, चीज़ें क्लब हो गई थी। यस। तो उस टाइम जैसे मेरे को ये लग रहा था कि इतना बहुत सारा सिलेबस पड़ा है, मैं इसको कैसे कवर करूँगा? तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ देखी, वो लास्ट जो 5 इयर्स के हमारे एसआरएफ के क्वेश्चन पेपर हैं, वो आई थिंक इसके ऐप के ऊपर भी डले हुए हैं और हाँ, या फिर गूगल से भी मिल जाएँगे वो। मिल जाएंगे, वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हाँ, उसके लिए। तो एसआरएफ 2020 से मैंने स्टार्ट करे और जैसे मान लो कि मैं माइकोलॉजी के देख रहा हूँ, यस। तो माइकोलॉजी के मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 5 इयर्स में, माइकोलॉजी जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। यस, उसकी हम स्मार्ट स्टडी तो उसकी करनी पड़ती है, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। ऐसे दुबे को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते उसमें। यस। तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिखे, तो मेरे को ये पता चला कि जैसे इकोनॉमिकल माइकोलॉजी है जिसमें ह्यूमन फंगस के भी नाम से आते हैं जो डिजीज़ वगैरह कॉज़ करती है और जो जिसके यूजेज़ हैं, माइक्रोबियल इंडस्ट्रियल यूजेज़ हैं, उस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो इससे मेरे को ये पता चला कि इकोनॉमिकल माइकोलॉजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। तो वो मैंने पर्टिकुलर टॉपिक एलेक्सोपोलिस वाली बुक है, जिससे लगभग सारे डरते हैं। मैंने वो पूरी नहीं करी, बस उसका जो फर्स्ट चैप्टर था ओनली वो कंप्लीट करा। ओके। फर्स्ट चैप्टर उसमें से हो गया और जो मतलब एग्ज़ाम में पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ऐसे तो भी स्टार्ट करेंगे 3 महीने कम से कम लेगी। अगर इस मेथड से तैयारी करेंगे तो 1 मंथ में माइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। यस। हाँ, तो इस तरह अगर एनालिसिस करके करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सर हमारे लिए। यस। और दूसरी चीज, जैसे कि ये तो पीवाईक्यू की बात होगी, अगर अपन मॉक टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी यूनिट वाइज भी मॉक टेस्ट है, और ओवरऑल भी मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस भी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपने हाँ जी सर। मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना था स्टूडेंट्स के लिए, कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लगाते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए, अगर, और कहाँ-कहाँ से आपने इनको यूज़ किया? कैसे यूज़ किया मॉक टेस्ट को, एनालिसिस कैसे किया आपने? सर जैसे अगर 1 मंथ से ज़्यादा है हमारे पास तो हम वैसे तो नॉर्मली जो एमसीक्यूज़ हैं उस पे रिलाई करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जब 1 मंथ रह जाता है तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि कितने पानी में हम वैसे, यस। हमारी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही। तो जैसे एग्री एक्सपर्ट ऐप के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक वाइज़ भी हैं, फुल लेंथ भी है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने सारे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 60 टू 70% मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं इसमें। ओके। और जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म और है एग्री एडिक्ट नाम आई थिंक उसका, यस, यस, यस। उसमें फ्री मॉक टेस्ट थे एसआरएफ के एप्रोक्सिमेटली 7। हुँ, हुँ, हुँ। तो लास्ट के जैसे 1 वीक रह गया था तो मैंने रोज़ का 1 लगाया बस ऐसे। ओके, गुड, गुड। हाँ, हाँ बहुत सारे जी। मॉक टेस्ट मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, हमारे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि जहाँ से भी हाँ आपको जी। मॉक टेस्ट मिले तो लगाना चाहिए। उसको, उससे अपने को पता भी चलता है कि अपना एनालिसिस भी हो जाता है, ठीक है, कितना क्या चल रहा है, ठीक है, और थोड़ा-सा टाइम का भी अपना हो जाता है, कि टाइम मैनेजमेंट भी हमें पता चलता है उससे। और दूसरी चीज़ कि आपने जब रिवीजन किया, ठीक है, तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसे थी? मतलब आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए उसके बाद में, या कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह, या कुछ माइंड मैप्स बनाए, या किस तरीके से आपने रिवीजन किया? रिवीजन का साइकिल का वो जो मैनेजमेंट है वो कैसा था आपका? सर जैसे मैंने पैथोलॉजी बताया बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। यस, रिटेन रहना तो इम्पॉसिबल है ये सब्जेक्ट। यस, यस। तो मिनिमम 3 रिवीजन इज़ अ मस्ट। इससे कम में तो मतलब बात बनती नहीं और ये भी नहीं कि हाँ 3 रिवीजन के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हुँ, जैसे-जैसे हमारे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे टाइम हमारा कम लगता जाएगा। यस।
तो जैसे लास्ट का जब 1 मंथ रह गया तो मेरा फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका था वो। जो मेरी सेकंड रिवीजन थी वो 20 डेज़ में अप्रॉक्स कवर हो गई थी। ओके। और जो लास्ट रिवीजन है वो जस्ट मेरे पास 10 पेज रह गए थे। जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता गया स्टार्टिंग में, कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे रिटेन नहीं रह पाती, तो उसको अलग से मैंने एक पेज पे लिख रखे थे। वो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन जब कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड में वो और शॉर्ट होते गए। लास्ट में बस 10 पेज रह गए थे, तो ऐसा था कि 4 घंटे में पूरी एक रिवीजन ओवर होगी। यस। ऐसे होता रहता है। ओके। और लास्ट के जो 30 डेज थे, तो उनमें कैसे किया आपने, मतलब मैनेज लास्ट के 30 डेज के अंदर, मोस्टली अगर अपन बात करें तो? लास्ट के 30 डेज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे। उसमें बहुत क्या ज़्यादा। प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब टोटली रिवाइज करना चाहिए या फिर कुछ नया भी पढ़ना चाहिए, या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें लास्ट के टाइम पर बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने चाहिए? ठीक है, तो आपका कैसे था उसमें? सर उसमें ये है, जैसे लास्ट के 30 डेज़ हो गए, हम्म। उसको डिवाइड कर लो कि स्टार्टिंग के 10 डेज़ एंड लास्ट के 20 डेज़। जो स्टार्टिंग के 10 डेज़ है, उसमें हम नई चीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे है कि मान लो हम कि माइकोलॉजी कर रहे हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर यूनिट है और उसमें से हमारा ये है कि थोड़ा-सा पार्ट कुछ नया है, ओके। बिल्कुल थोड़ा-सा पार्ट, तो हम उसको थोड़ा क्लब करके, रिलेट करके हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, कि हाँ, ये थोड़ा-सा हम नया पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10 डेज़ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें नया नहीं पढ़ना, उसके बाद रिवीजन पे ही फोकस करना है हमें मेन। ओके, ये हो गया आपका हाँ। ओवरऑल अपने सब्जेक्ट्स के बारे में स्ट्रेटजी। अब जो एक और पोर्शन बचता है कि ये आपका 100 क्वेश्चंस का हो गया। जनरल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर के भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उनको आपने कैसे कवर अप किया? सर एक्चुअली उसके लिए कोई स्पेशल टाइम तो दिया नहीं, हम्म। और दूसरी बात 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हम्म। और हमें पता नहीं होता कहाँ से क्या आ जाए, वेटेज बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए बस मैंने एग्ज़ाम से 1 नाइट पहले सिराज सर की मैराथन थी 200 क्वेश्चंस की, ओके। 200 एमसीक्यूज़ कराए थे उन्होंने। हाँ, यूट्यूब के तो ऊपर उन्होंने क्लासेस ली थी उस टाइम पर। उसमें से मेरे 11 क्वेश्चन ठीक हो गए, सिर्फ बस उस दैट्स एक ऑल। मैराथन में से आपके 11 क्वेश्चन सही हुए थे? एप्रॉक्स 7 ठीक हो गए और 4 बेसिक थे, बेस 4 जो हर बेसिक एक थे। यूजुअल लोग भी आते हैं। मीन्स आपको वो मैराथन क्लास भी बहुत हेल्पफुल रही सर की। हाँ जी सर, वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे। ओके। और अगर अदर रिसोर्सेज, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो कौन से रिसोर्सेज पे जाना चाहिए उनको करंट अफेयर्स के लिए? सर उनको एक तो जैसे बिल्कुल जो करंट अफेयर होते हैं, जैसे G20 वाला चल रहा था लास्ट ईयर इस तरह का। पहले तो जैसे मैंने बताया कि 5 ईयर का एनालिसिस करो, कि उसमें किस टाइप के आए हुए हैं। किसी यस। साल इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं, किसी साल सोइल के आए हुए हैं। तो सोइल और एग्रोनॉमी वाला जो पार्ट है, वो सुंडा से तो जैसे हमें कवर करना ही चाहिए। यस। वो कर लेंगे तो कई बार बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2:1 रेशियो नॉन एक्सपेंडिंग का एग्जांपल क्या है? वो हम सबने का रखा होता है यूजी टाइम में, ये जो टाइम लेकिन में वो पढ़ा स्किप होता हो है। जाता है माइंड से। यस। तो एक बार अगर वो कर लेंगे तो जिसको आता है वो कर देगा, जिसको नहीं आता उसका लॉस हो गया। यस, क्योंकि वो बस यहाँ बिल्कुल पे माइंड बेसिक, हाँ करते बेसिक क्वेश्चन होता है। और मतलब नेमरा हाँ, सुंडा एक बार पढ़ लेनी चाहिए स्टूडेंट को, अगर वो जा ही रहा है एसआरएफ वगैरह के लिए, जेआरएफ के लिए, क्योंकि बेसिक बेसिक एक बार देख लेनी चाहिए उसको, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बहुत सारी चीजें। तो जैसे अपना कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो गलत ना हो, क्योंकि वो कॉमन हाँ जी। क्वेश्चन कई बार अपना स्कोर कर जाते हैं ना। हम्म। हुँ। तो आपका जब ये पूरा ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो गई, एग्जाम के दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से आपने एग्जाम को ब्रेक डाउन किया, किस तरीके से आपने टॉप 5 के अंदर आप बने रहे, तो किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया, और किस तरीके से वो जो क्वेश्चन है उनको आपने हैंडल किया एग्जाम डे के दिन आपको? सर एग्ज़ाम डे तो सबसे ज़्यादा स्केरी था वैसे तो, लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा होता है हमारे पास। यस। उस टाइम हम खुद को मतलब शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कोई मेडिटेशन करता है, यस। मैं तो वहाँ पे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। उससे माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। यस। और बिल्कुल ऐसे करो कि 1 घंटे पहले हम सब कुछ भूल गए, सारा कुछ निकाल दो माइंड से, कि हमें कुछ नहीं आता। ओके। लेकिन जब पेपर सामने आएगा, सब कुछ उसके हिसाब से हमारे माइंड में वापस आता जाएगा। ओके। तो जैसे सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट किया, सेक्शन ए खोला, पहले 2 क्वेश्चन खतरनाक, उसको स्किप कर दिया।
फिर मैं आया अपने मेन पार्ट में जो सेक्शन सी है पैथोलॉजी। उसमें स्टार्टिंग करी जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि हाँ रीड एंड टिक, हाँ ये आता है ये आता है। उसके बाद जैसे 3-4 राउंड ऐसे लगाए, किसी एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाए उसको छोड़ दो एक बार, लास्ट में चलो। यस। तो ऐसे करते करते हाँ मतलब वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हैवी एक्सरसाइज पे जाते हैं। वो वाला सीन है सर इसमें। अच्छा। और लास्ट में जैसे 3-4 क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे कि हाँ ये तो बिल्कुल नहीं आते। उसमें अगर 50% भी श्योर है हम कि हाँ ये हमारे ये क्वेश्चन मतलब ठीक हो सकता है, यस। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो देन गो फॉर इट। ओके। अगर ये है कि 50 से कम है कि ना ये तीसरा भी कोई हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट मत करो। ओके। ऐसे ऐसे। तो आपने टोटल क्वेश्चन कितने किए थे एग्जाम में? सर मैंने 112 अटेम्प्ट किए थे। 112 क्वेश्चन अटेंड किए थे। और आपका स्कोर क्या रहा इसमें टोटल, मतलब नेगेटिव मार्किंग हाँ को मिला के? सर, नेगेटिव मार्किंग थी आई थिंक 28 क्वेश्चन लॉन्ग हुए थे और टोटल स्कोर था 306.55। 20 क्वेश्चन आपके गलत थे? 28 सर। 28 मींस अब जो आपने नेगेटिव बहुत किए, या फिर ये आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया था वहाँ पर, तो नेगेटिव इतना कैसे हुआ? क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका नेगेटिव थोड़ा सा मैनेज हो जाता था तो आप मान के चलिए आप फर्स्ट पे भी आ जाते। लगता है आपको ऐसा? नेगेटिव 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं घर जाके रियलाइज हुआ कि हाँ ये मेरे को आते थे, मैंने गलत कर दी। मीन्स आपके वो जो सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, या पढ़ने की वजह से हुआ, या फिर वो कैसे हुआ? मतलब आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर कैसे, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल? डर की वजह से हुआ सर। अच्छा, डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। हाँ स्ट्रेस की वजह से, तो कौन सा जो क्वेश्चन? अक्सर लगभग सभी को होता है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था आपका जो कॉमन था, वो जो गलत हुआ? सर एक बैक्टीरियोफाज से रिलेटेड था उसमें, अच्छा। जिसमें मेरे को लग रहा था कि ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, जबकि दोनों चीजें रिलेट नहीं कर रही थी, फिर भी मैंने वो ऑप्शन टिक किया। ओके। यस। इस तरह से। तो जैसे आपको स्ट्रेस हुआ और उस स्ट्रेस की वजह से आपने इतना क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, तो हाँ आगे जी वाले सर। आने वाले जो अपने एस्पायरेंट्स हैं, तो उनको आप इसके बारे में क्या राय देना चाहोगे कि एग्जाम दे के अंदर कि स्ट्रेस बिल्कुल ना ले? उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था उसके पहले, स्टार्ट होने से पहले एग्जाम से थोड़ा सा कम हो जाए, वो भी होता है थोड़ा सा, जो भी जिस भी रिलीजन के जो कैंडिडेट होते हैं, अपना अपना गीता या फिर कुछ जो भी कुरान वगैरह होता है, ठीक है, कुछ भी पढ़ हम्म, ले अपना, जो भी अपने को लगे, या कुछ मेडिटेशन कर ले, या चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि चुपचाप तो आप बैठ भी नहीं सकते वैसे भी, माइंड में हाँ तो वो जी सर। चलता ही रहेगा आपका कंटिन्यूअस। माइंड घूमता रहेगा। हाँ, वो घूमता ही रहेगा वहाँ पर, कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहेगा, ठीक है। हाँ तो जी। वो भी है ये भी एक चीज़ है कि स्ट्रेस होता ही होता है वहाँ पर, क्योंकि और दूसरी हम्म। ये चीज़ है कि वो 1 घंटे पहले हमें एंट्री देकर बिठा भी देते हैं वहाँ पर, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते वहाँ पर, तो ऑब्वियसली है कि वो होना ही होता है, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे कि अब स्ट्रेस के ऊपर फोकस करे अगर कोई कैंडिडेट नेक्स्ट, तो वो उसको कैसे करना चाहिए, उसको मैनेज हल्का सा ब्रीफली अगर उसका बताए सर तो? ये है जैसे क्वेश्चन को स्ट्रेस कैसे मेरे को इतना भी नहीं था। हाँ। अगर ज्यादा होता तो और ज्यादा क्वेश्चन लॉन्ग होते मेरे। यस। 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 मतलब एग्जाम जैसे 3 तारीख को था, तो 1 जनवरी को मेरा माइंड बिल्कुल हैंग टाइप हो गया था, मतलब बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहा, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे मेरा ऊपर स्टडी रूम है जहाँ पे मैं करंटली बैठा हूँ, इसको मैंने लॉक लगा दिया था 2 दिनों के लिए कि मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। अच्छा। बिल्कुल मतलब बंद कर दिया था सब कुछ। और ये सोचा था जैसे अगले दिन एक नोटिफिकेशन आया कि हाँ उस दिन मैराथन भी चल रही थी, एंटो मैराथन एंड पैथोलॉजी मैराथन, 2 दिन पहले। मैंने बस वो अटेंड करी है 1-2 घंटे की, उसके बाद मैंने वो ज्यादा कुछ नहीं करा। वो जो लास्ट टाइम फिर आपने, हाँ हाँ बताइए, चलो बताइए। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आई कि सिराज सर की जनरल एग्री की क्लास है। ओके। हाँ फिर ये सोचा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज मेरी रहेगी। मेरे को लग रहा था कुछ तो रहा है कुछ तो रहा है। फिर वो मैंने करा, बस इतना ही करा और उसके अलावा कुछ नहीं, आराम से अपना जैसे खेलना घूमना वगैरह ये सब करेंगे। ओके। तो जैसे मिश्रा सर ने भी एक पैथोलॉजी का एक रिकैप करवाया था, पूरा मैराथन क्लास ली थी, तो वो हाँ रिकैप जी भी सर। आपको हेल्पफुल रहा था? आपने देखा था उसको? बहुत हेल्पफुल रहा उसमें से। उन्होंने जैसे पूरा पूरा कवर अप किया था उसके अंदर, मीन्स पूरा समराइज कर दिया था एक तरीके से पैथोलॉजी को। हाँ जी सर। हाँ, वो कैसे आपको हेल्पफुल रहा? वो एक्चुअली जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे लगभग उसके जैसा मिलता जुलता था। अच्छा,
पूरा जो आपका शॉर्ट नोट्स था वही उन्होंने बताया एक तरीके से ना। और हाँ, लगभग लगभग मतलब आपको लगता है कि वो जो एक मैराथन थी, तो लगभग कितने क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मैच हो रहे थे आपके पेपर से? सर अप्रोक्स ये लगा के चलो कि 7 to 8 क्वेश्चन तो मतलब एज इट इज उससे हो सकते थे। अच्छा, सीधे थे वो तो डायरेक्टली हाँ जी सर। एक क्लास से ना। हम्म। ओके, चलो। अ, अब आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, बहुत अच्छी रैंक भी आ चुकी है। तो जैसे कि अब नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी आपके पास में आईआरआई है, तो वहाँ पर जब आप हम्म। जाओगे तो नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? मीन्स करियर प्लान क्या रहेगा आपका? सर अभी तक जैसे काउंसलिंग हुई नहीं तो एआरएस भी आने वाले हैं। यस। मेन तो इसी पे फोकस करना है। ओके, मीन्स अभी जो एआरएस आ रहा है उसी के अंदर आपको फोकस करना है, या जो भी हाँ जी सर। अपकमिंग अपकमिंग होंगे वो उनके लिए ना। अपकमिंग एआरएस वगैरह। यस, जैसे अभी और जहाँ आप आईआरएम में जाओगे तो आपको माहौल भी बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पर, एनवायरनमेंट भी हाँ। बहुत अच्छा है, और टीचर्स और मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो वो और आपको बूस्टिंग देंगे आपको वहाँ पर। तो उसके लिए हाँ आपको जी बहुत सर। बहुत बधाई है। हम जल्दी आपको एज ए साइंटिस्ट की पोस्ट पर देखना चाहते हैं, और जल्दी आप थैंक बनेंगे जिस यू। तरीके से आपका डेडिकेशन है। ठीक है, तो जो हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, पैथोलॉजी के या फिर एंटोमोलॉजी के, तो उनको आप एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या टिप देना चाहोगे? एक कोई गोल्डन एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं? सर बस 3 वर्ड है, बिलीव इन योरसेल्फ। कि बिलीव इन योरसेल्फ। दुन, दुनिया मिलेगी, बहुत मिलेगी जो टांग खींचेगी। टाइम यस। कम है, तेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत यस। लोग है दुनिया में, बहुत लोग है इंडिया में। तेरा का ही नंबर आएगा। इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लग रहे हैं। उन सबको बोल के अपना बेस्ट दो जितना हम दे सकते हैं। यस। यस। खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आपको मंजिल हाँ जी। मंजिल जो है वो आराम से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। और हाँ जी। दूसरी चीज़, आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करी, या फिर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं तो उनको वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लगा होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो जैसे हम्म। अभी नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, 26 के लिए जो एग्जाम्स लगेगी, तो अभी एक साल है उन एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो नहीं करनी चाहिए और आपने करी होंगी अपनी प्रिपरेशन सर में? मैंने मेन मिस्टेक तो ये करी है कि 3 मंथ पहले स्टार्ट करा, जबकि 6 मंथ बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन का। तो जो अभी एस्पिरेंट्स 1 ईयर है उनके पास, हम्म। अगर वो अभी से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कि है नहीं कि हाँ कोई ड्रॉपर हो तो अलग बात है कि हाँ वो पूरा 1 ईयर दे पाएगा। हम्म। मोस्टली जो फ्रेशर्स आते हैं हम्म। उनके पास थीसिस भी होती है, रिसर्च भी होता है। बहुत काम होता है आगे। तो अगर वो जैसे जब ईयर स्टार्ट होता है उस टाइम इतना हेक्टिक नहीं होता जितना फाइनल सेमेस्टर में होता है। ओके। तो अगर वो अभी से अब अपना मेन जैसे कर देते हैं स्टार्ट, हम्म। तो उनके पास अगर मान लो बीच में आगे थीसिस वर्क भी आ गया, तो यस। उनके पास इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता कि हाँ उनको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, बस उनको रिकॉल करना होता है वो। यस। यस। मेन तो ये था। और दूसरा, डिमोटिवेशन कई बार हुआ मेरे को, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। ओके। मेन ये चीजें हैं जो सबके साथ होती है। जो अब फिर आपको डिमोटिवेट हुए, तो आपको वो कौन सी चीज थी जो बारी बारी में मोटिवेट करती थी, या ऐसा कौन सा इंस्पायर्ड थिंग था जो आपको इंस्पायर कर रहा था कि मुझे अचीव करना है उस चीज के लिए? सर मेरे एक जैसे सीनियर है, पीएचडी एग्रोनॉमी पास आउट हुआ है से ही। ओके। वो मेरे सिस्टर जैसे ही है। अच्छा। उन्होंने मेरे को ये कहा, मैंने जैसे एक बार के लिए तो ऐसा था कि मैंने तैयारी छोड़ दी थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं ये सोच रहा था मेरे जैसे हम ये सोचते हैं कि रिव्यू पेपर वगैरह कर लेते हैं आगे बहुत काम आएगा। कह रहे अभी ये करने का टाइम नहीं है, अभी इस पे प्रिपरेशन पे ध्यान दे। अगर आईआरआई में हो गया तो बहुत ज्यादा आगे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी ये सब यस। करने की। देन उनका बहुत ज्यादा पुश मिला है मेरे को। ओके, तो हाँ। जो आपके सीनियर थे उन्होंने वह आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, तो उनका क्या नाम है, नाम लेना चाहेंगे आप? नाम सर मैं लेना नहीं चाहूंगा अभी। चलो कोई बात नहीं। और हाँ फाइनली जी। हमारे जो एस्पिरेंट्स है, तो उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? तो सबसे मेन तो ये कि रादर देन हार्ड वर्क फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। यस, rather than hard work focus on your smart work। और कोई चीज? और बस डोंट लूज कॉन्फिडेंस। यस, ये ये दो सबसे बड़ी चीजें। चीज है, और बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ जी। यस, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप में बिलीव करना चाहिए। हम किसी भी चीज को हम्म। अचीव कर सकते हैं। हाँ जी सर। जैसे कि आपने भी किया, आपने
इवन जेआरएफ की भी तैयारी नहीं करी थी वहाँ पर, ठीक है, फिर भी आपका बहुत अच्छा रैंक आया। बैकग्राउंड भी आपका मतलब पैथोलॉजी आपने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा रैंक आया जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी। तो होप सभी स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और जो भी आपने उनको गाइडेंस दिया या जो भी हमारा आज का ये डिस्कशन रहा उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन केशव। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे ARI के अंदर या जहाँ पर भी मिलना हो हमारा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डियर। and all the best to 2026 aspirants of SRF and JRF both. ये 2 वर्ड्स मुझे आप बताइए मिश्रा सर के लिए भी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वो रहा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्लासेस के अंदर, मिश्रा सर का, सुराबिका मैम का, और जैसे जनरल एग्रीकल्चर वगैरह जो कवर करवाया सर ने, सिराज सर का, तो अदर टीचर्स का, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर स्मार्ट वर्क की जो की है वो इन दोनों के पास है, यस, क्योंकि एज इट इज एक जस्ट वीडियो से जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होना, यस, और बहुत कम पेजेस में नोट्स प्रिपेयर करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रेजेंट करना कि हाँ सर हमारा कवर हो रहा है। तो स्मार्ट वर्क की कहना चाहूंगा मैं उनको कि वो स्मार्ट वर्क। और हाँ जी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में? वो तो सर उस जो रैंक वगैरह आई है उसी की वजह से आई है। आप स्टार्टिंग का पुश भी उसकी वजह से हुआ है, और जो एंड में मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तो ओके, बहुत बहुत थैंक यू एग्री एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट को मोस्ट वेलकम और डियर। टगेर। ओके, मीन्स आने वाले स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी चाहिए क्लासेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। यस, ओके, एंड थैंक यू सो मच केशव। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत ही वैल्यूबल डिस्कशन रहा आज का। केशव सारण ने अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रेटजी, उनके जो गोल्डन टिप्स थे वो शेयर करके बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ना एक क्लियर डायरेक्शन दी है। ICAR SRF की प्रिपरेशन जो होती है वो आपको भी पता है बहुत टफ होती है, क्योंकि उसमें रिसर्च वगैरह को भी मैनेज करना होता है, थीसिस वर्क भी होता है, सारी चीज़ें मैनेज करके हमको चलनी होती है। लेकिन आज के सेशन के बाद में हमें ये दिखता है कि अगर आपके पास में राइट प्लानिंग है, ठीक है, आप MSc के स्टार्टिंग ईयर से अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ में और कंसिस्टेंसी से आप टॉप रैंक लाना आपके लिए पॉसिबल है, जैसा कि केशव ने किया। और दूसरी बात कि जब आपका रिसर्च वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, जो लास्ट के जो 6 मंथ है, ठीक है, या 4-5 मंथ है, वहाँ पर आपको फुली कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ना होता है। केशव, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और योर PhD जर्नी एंड फ्यूचर गोल्स। और जो एस्पायरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू सक्सेस। ओके, और जैसा कैसव ने बताया कि बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना ही पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं कि आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, आप किसी कॉमन कॉलेज से आते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी से आते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अगर आपके पास में वो डेडिकेशन है तो आप कर सकते हो। आपके पास में अच्छा प्रिपरेशन मटेरियल है, ठीक है, आपके पास में स्टडी मटेरियल अच्छा है, अच्छा गाइडेंस है, तो आप वो हासिल कर सकते हैं, जिससे केशव ने किया। तो वंस अगेन मैं केशव को फिर से एक बार कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में एक और नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।